हेलो एवरीवन। मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर हमारी 4 कक्षाएं हो चुकी थी। उसके बाद बची हुई 4 कक्षाएं हमें करनी है और इन बची हुई चारों की चारों कक्षाओं के अंदर हमें मुग़ल एम्पायर, मुग़ल वंश जो है उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन भारत के अंदर ही क्यों हुआ, या वो कौन कौन सी मुख्य घटनाएँ थी जिन्होंने जो मुग़ल वंश के पीछे पूर्वज जो थे उन्होंने भारत की तरफ आकर्षित किया, और सबसे मेन फैक्टर ऐसा कौन सा था जिसके कारण फाइनली मुग़ल वंश जो था वो भारत के अंदर ही फला फूला। तो ये सारी चीज़ों के हमें जवाब करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो पूरा का पूरा रिलेटेड है किससे, जो एशिया कॉन्टिनेंट अपना है, जो भारत के अलावा जो एशिया कॉन्टिनेंट है उससे संबंधित है। अब क्या मतलब है उससे संबंधित का, देखिए पश्चिमी एशिया बोल दो या मध्य एशिया, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पे अगर कोई भी घटना घटित होती थी उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली जाके भारत के ऊपर होता था, और वहीं का कोई ना कोई शासक भारत के अंदर आक्रमण करके भारत के अंदर अपना शासन चलाता था। फिर पीछे भी आप पढ़ चुके, मध्यकालीन भारत का इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी विदेशी आक्रमणों से, यानी पश्चिम और मध्य एशिया से कुछ आक्रमणकारी आए, भारत के ऊपर आक्रमण किया, वहीं से मध्यकालीन भारत की इतिहास हुई थी। और बेटा याद रखें, पूरा का पूरा मेडाइवल हिस्ट्री जो है आपका उन्हीं चीज़ों से चलेगा कि विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन आए, किसने अपना राजवंश यहाँ पर स्थापित किया। चलिए, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई होगी कि हम आज का जो मुग़ल एम्पायर शुरू करने जा रहे हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, मैंने आपको एक बात और बताया था कि मध्यकालीन भारत जब भी हम पढ़ेंगे तो आपको मैप की आवश्यकता होगी ही होगी, क्योंकि मैप के बिना आपको बेसिक्स क्लियर नहीं हो सकते हैं, पृष्ठभूमि वहाँ की क्लियर आपको बिल्कुल भी नहीं हो सकती बिना मैप का अध्ययन किए। तो इसीलिए पहले ही मैंने आपको 2 मैप बताए थे, आज एक और मैप आपके सामने यहीं पे मैंने बना दिया है। तो इसके थ्रू आपको कुछ बेसिक्स पृष्ठभूमि तैयार करूँगा मैं इंडिया के बारे में, जो इंडिया में मुग़ल एम्पायर था वो इंडिया में ही क्यों फला फूला, इंडिया में ही क्यों आया, बाकी सारा एशिया कंप्लीट पड़ा हुआ था, उस एशिया के अंदर उसने क्यों नहीं साम्राज्य विकसित किया अपना। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहले एक बार हल्का सा अध्ययन आपको मैप का करा देता हूं। जैसे कि मैंने कंट्रीज़ के नाम लिख रखे, ये आपका पश्चिम एशिया के आसपास का सारा क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे हमारा इंडिया है, यू नो वेरी वेल, ठीक है, कम्प्लीटली। ये पाकिस्तान आपको दिख रहा है, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, सीरिया, इराक, जॉर्डन और इजराइल, लेबनान, और इधर फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है। इजिप्ट जो आपको मिस्र दिख रहा है ना, अफ्रीका जो महाद्वीप है फिर वो शुरू हो जाता है इधर। यहाँ पे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन, ये कुछ कंट्रीज़ हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको 10 से 15 के आसपास कंट्रीज़ दिख रही होंगे। इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर घटनाएं घटित होती थी, उनका इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ता था, और उसी इम्पैक्ट के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई उसको हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर पढ़ते हैं आज के समय में। ठीक है, तो बेटा देखो, आप 2 घटनाएं पढ़ चुके, एक मुस्लिम आक्रमणकारी, वो भी इधर से ही संबंधित थे। एक दूसरा आपने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो आपके 5 राजवंश आए थे, वो पाँचों के पाँचों राजवंश भी आपने पढ़े, वो भी यही क्षेत्रों से संबंधित थे। ठीक है, अब तीसरा और एंड चैप्टर जो है इसके अंदर 4 लेक्चर लगेंगे, मुग़ल एम्पायर आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास का, उसको हम आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब वो किस प्रकार से संबंधित है इस पश्चिम एशिया के देशों से, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको ज़िंदगी भर के लिए चीज़ें याद हो जाए। स्टूडेंट्स, फैक्ट्स मुझे नहीं रटवाने हैं, और बेटा फैक्ट्स के लिए देखो मोस्टली फैक्ट्स तो यहीं कवर भी हो जाएंगे, आपके बचेंगे कुछ 10-20%। उसके लिए मैंने आपको बता रखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहो, कुछ भी नहीं एग्जाम में आपका छूटने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 3 राजवंश, ये बात है 16th सेंचुरी की। अभी आपको जो मैं मैप के ऊपर बताऊंगा वो 16वीं सेंचुरी जो है ना, 16वीं शताब्दी का मतलब 1501 से जो शुरू हुई थी और 1599 तक चली थी, जो आगे दूसरी फिर बदल गई 17वीं 1600 के बाद शुरू हो गई थी। 1501 ईस्वी के बाद, 1501 ईस्वी के बाद या उसी समय के आसपास जो यहाँ पे आपका एशिया की सिचुएशन थी, सिचुएशन का मतलब है किस जगह पे कौन सा राजवंश का शासन चल रहा था, वो चीज़ें आपको मैं एक बार समझाता हूँ।
ताकि आपको पृष्ठभूमि समझ में आए। अब आप कहोगे सर आप वहाँ क्यों पहुँच गए, 1501 क्यों बता रहे हो आप, उस समय के आसपास का टाइम क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि बेटा आपको पता है कि भारत के अंदर जो आक्रमण शुरू हुए थे ना बाबर के, वो 1500 ईस्वी के आसपास ही शुरू हुए थे, यानी कि 1519 में पहला आक्रमण किया था वैसे अगर आपको मैं बताऊँ एग्जैक्टली, बट प्रयास तो पहले से ही चल रहे थे, है ना। तो इसीलिए पहले आपको पृष्ठभूमि बताता हूँ, उसके बाद बाबर ने कैसे आक्रमण किया और कैसे इस क्षेत्र से संबंधित है वो सारी चीज़ें हम करेंगे। आपको एक जगह दिख रही सीरिया, इस सीरिया क्षेत्र जो है ना, यहाँ से एक साम्राज्य जो है वो उत्पन्न हुआ जिसको हम बोलते हैं उस्मानी एम्पायर, ठीक है। उस्मानी साम्राज्य जो है उसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से? सीरिया कंट्री के आसपास से, इस क्षेत्र से उत्पत्ति हुई। इस क्षेत्र से साम्राज्य विकसित होता होता कहाँ चला गया? इराक का क्षेत्र, ईरान का क्षेत्र और ये इस प्रकार से इजिप्ट यानी मिस्र का क्षेत्र। इस प्रकार से ये क्षेत्र जो था ना सारा का सारा ये कवर कर लिया किसने? उस्मानी साम्राज्य ने। क्लियर बात आपको? 16वीं शताब्दी के शुरुआत में ये जो क्षेत्र था ना इराक, ईरान का और इजिप्ट तक का क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र आपका उस्मानी साम्राज्य के अंदर आता था। तो यानी कि हमारे पश्चिम एशिया के अंदर यहाँ ये क्षेत्र उस्मानी साम्राज्य का हो गया इतना सारा। चलिए इसके बाद ये जो ईरान का क्षेत्र है और बाकी का इराक, ज़्यादातर इराक, इस जगह पे आपका किसका शासन था? सफवी। सफवी जो थे ना इनका राजवंश था। कहाँ पे? इराक, ईरान का मैक्सिमम क्षेत्र और इराक और ईरान, इस जगह पे ऑलरेडी उस्मानियों से पहले ही ईरानी जो सफवी थे ना इनका शासन था यहाँ पे। क्लियर बात आपको यहाँ तक? चलिए इसके बाद एक तीसरी और इम्पोर्टेंट घटना, यानी तीसरा साम्राज्य, यहाँ वाला क्षेत्र आपने देख लिया, ये वाला क्षेत्र आपने देख लिया, अब बीच में जो समुद्र पड़ता है भाई, कभी आप बोलो सर यहाँ किसका था? समुद्र पड़ता है यहाँ पे, इस क्षेत्र पे हो गया। अब आप जानते हो कि तैमूर कौन था? तैमूर था जो भारत के अंदर मुगल वंश था ना उसका पूर्वज। तैमूर से ही शुरुआत हुई थी, अपना जो मुगल वंश अपना भारत में है उनके पूर्वज थे तैमूर, यानी बाबर के 5 पीढ़ी पीछे था। बाबर 5वीं पीढ़ी था तैमूर की। तैमूर जो थे ना तुर्क थे वो, आप जानते हो, और उनका शासन कहाँ पे था? उनका शासन था यहाँ लगभग आप मान के चलो इस क्षेत्र के आसपास। उज्बेकिस्तान जो है ना ये क्षेत्र, कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान का भी आप मान सकते हो। तो ये जो क्षेत्र था ना इस क्षेत्र के ऊपर लगभग किसका शासन था? जो पूर्वज थे ना बाबर के, तैमूर, उनका शासनकाल रहा। शासनकाल का मतलब है कि उनके जो उत्तराधिकारी है ना उन्होंने शासन किया, और उत्तराधिकारी शासन करते करते फाइनली हम आते हैं बाबर के ऊपर। तो 16वीं सदी के शुरुआत के दिनों में बाबर जो है ना वो यहाँ पे एक जगह पड़ती है आपकी समरकंद, वहाँ पे शासन कर रहे थे बाबर, और इसी के आसपास शासन कर रहे थे उसके चाचा, ठीक है। वैसे बाबर के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, जैसे कि फरगना के शासक बने थे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल याद रखें कि यहाँ के आसपास क्या था? बाबर और उसके साथ ही कुछ चाचा या उसके पारिवारिक जितने भी सदस्य थे वो सारे यहाँ पे शासन कर रहे थे। बाबर जो है ना उनको तैमूरी बोला जाता है, क्योंकि तैमूर उनका पूर्वज था, इसलिए उसके बाद ही के उत्तराधिकारियों को तैमूरी कहा जाता है। तो जितने भी तैमूरी थे ना वो सारे के सारे इस क्षेत्र के आसपास शासन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि तैमूर जो था वो शक्तिशाली था, लेकिन उसके बाद के जितने भी उत्तराधिकारी आए, जैसे बाबर है, उसके चाचा हैं, वो सारे के सारे आपस में ही लड़ते रहते थे, इसलिए उनकी शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई। शक्ति कमज़ोर हो गई तो बाबर चाह रहा है कि उसके चाचा यहाँ से छोड़ के भाग जाएं, और बाबर के चाचा चाह रहे थे कि बाबर को यहाँ से निकाल दिया जाए। इसीलिए आपसी झगड़े में क्या हुआ कि एक उज्बेक बाद में आए, उज्बेकिस्तान से कुछ कबीले आए, उज्बेक जिनको कहेंगे, वो शक्तिशाली हुए। उज्बेक जैसे ही आगे बढ़े उन्होंने क्या किया, बाबर के चाचा से संपर्क कर लिया, और बाबर के चाचा ने उनकी मदद से बाबर को यहाँ से भगा दिया। यहाँ से बाबर भागा, और भागने के बाद देखो इधर नहीं आ सकता, यहाँ नहीं जा सकता पीछे से, उधर पहले से नहीं जाते थे। अब स्थान कौन सा बचा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और वैसे आपको पता है उस टाइम पे लगभग सारी धरती जो भारत के अंडर में ही आती थी, ठीक है। तो एक यही बाबर के पास रास्ता बचा कि अफगानिस्तान के रास्ते भारत की तरफ कूच किया जाए और यहीं पे अपना साम्राज्य विकसित किया जाए। ये उसकी चाहत भी थी और मजबूरी भी। बाबर ने कहा था कि 1504 ईस्वी से लेकर 1526 तक जब तक मैंने भारत पर आक्रमण नहीं किया तब तक एक भी दिन, एक भी वर्ष, एक भी सप्ताह ऐसा नहीं गया कि मैंने भारत के बारे में ना सोचा हो।
ठीक है, वो दूसरी बात है कि कुछ और भी कारण थे, बताऊंगा आपको। बाकी मजबूरी भी थी, आपको पता है कि उज़्बेकों के साथ मिलकर बाबर के चाचा ने उनको यहाँ से भगा दिया था। चलिए, तो इतनी बात समझ में आई। ईरान के जो सफवी थे और उज़्बेक, इनके बीच में युद्ध चलते रहे। सफवियों और उस्मान जो थे, इनके बीच में युद्ध चलते रहे, लेकिन ये सफवी इन सबसे शक्तिशाली पड़ते थे, तो सफवियों ने ही शासन रखा यहाँ पे इन्होंने किसी को नहीं आने दिया काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है, तो उज़्बेक वहाँ पे शासन में रहे, यहाँ सफवी रहे और यहाँ उस्मानी कुछ क्षेत्र में अपने रहे अलग से। चलिए, तो इन तीनों राजवंश ने क्या किया, एशिया के पश्चिम और मध्य भाग पर कब्जा कर लिया, इसलिए बाबर की वहाँ से जगह खत्म, इसलिए बाबर को कहाँ आना पड़ा, भारत की तरफ कूच करना पड़ा। और सबसे पहले बाबर ने क्या किया, अफगानिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है काबुल, सबसे पहले बाबर ने 1504 ईस्वी के अंदर काबुल पर क्या किया, आक्रमण कर दिया और काबुल को जीत लिया। चलिए, अब काबुल के बाद आएगी बारी किसकी, भारत की, और वही हमारा आज का विषय रहेगा मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर, जिसको मुगल वंश हम कहेंगे। तो इस मैप को मैं रेज कर देता हूं और शुरुआत करते हैं फिर उसको। मुगल एम्पायर, मुगल वंश पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले शासक जो मुगल वंश के थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाबर। ठीक है, बाबर कब से कब तक रहे वैसे ये शासनकाल के अंदर, 1526 से 1530, 15 से 26 से 1530 तक ये रहे थे। अब आइए एक एक करके संपूर्ण घटनाक्रम को अध्ययन करते हैं हम। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाबर ने 1504 ईस्वी, ठीक है, 1504 ईस्वी के अंदर जो काबुल जगह थी, उस काबुल पर आक्रमण किया और उसको कब्जे में कर दिया। चलो, ये आसान सी बात है। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा काबुल किस किस मुगल बादशाह के अंडर में रहा, यानी कौन कौन से मुगल बादशाह ऐसे थे कि जब वो शासन पे थे तो काबुल भारत का हिस्सा था। तो देखिए, ये चीज़ याद रखिएगा, एक तो इनके टाइम पे था, एक अकबर और नेक्स्ट वन औरंगजेब। ठीक है, अकबर और औरंगजेब, ये तीन शासक थे। बाबर तो स्वयं थे ही, इसके अलावा अकबर और औरंगजेब भी ऐसे शासक थे कि जब वो भारत में शासन करते थे तो काबुल भारत का ही हिस्सा था, अफगानिस्तान का नहीं था उस समय पे। ठीक है, चलिए, तो ये बात क्लियर आपको, और एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा वो भी मैंने आपको क्लियर किया। अब इसके बाद काबुल में आक्रमण करने के बाद अब बाबर ने सोचा भारत पर आक्रमण करने का, और वो आक्रमण उन्होंने कब किया, तो उसके लिए आप याद रखिएगा 1519 से 1524, ये वो समय था जब डायरेक्टली भारत पर आक्रमण किया गया। और इस समय के बीच में 4 बार आक्रमण किया, बाबर ने 4 बार भारत पर आक्रमण किया, 1524 से 1519 तक। 1519 में इन्होंने 2 बार किया, फिर उसके बाद 1520 में किया, और उसके बाद फाइनली 1524 में इन्होंने आक्रमण किया था। ये 4 आक्रमण थे जो बाबर ने भारत पर किए थे 1519 से 1524 के बीच में। ठीक है, अब जो ये पहले वाला जो स्टार्टिंग वाला आक्रमण था ना 1519 वाला, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। 1519 का जो आक्रमण हुआ था, ये हुआ कहाँ पे था, बाजौर, पंजाब। और कौन सा पंजाब, जो आधुनिक पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है, बाजौर पर आक्रमण हुआ पंजाब पाकिस्तान के अंदर 1519 के अंदर। इस आक्रमण के अंदर क्या हुआ, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि उस्मानी प्रणाली बाबर ने सबसे पहले कहाँ पे प्रयोग की। तो बाबर ने उस्मानी पद्धति का प्रयोग कहाँ पे किया। उस्मानी पद्धति का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है जो गन्स इन फ्रंट, यानी फ्रंट में तोप लगा देना। बाबर क्या करता था कि अपने सामने गाड़ियों से एक लंबी दीवार बना लेता, एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी से बांध करके और एक लंबी दीवार बना लेता था, और उस लंबी दीवार के पीछे सैनिकों को खड़ा करके उसके अंदर से कुछ होल छोड़कर उसमें बंदूक फिट कर देता था।
तो सेना लड़ती थी सामने से, तो वो क्या करता था, सीधी बंदूक से गोलियां चलती रहती थी, ठीक है। और उसके बाद जब भी आवश्यकता पड़ती तो पीछे से तोप निकाल के उनके ऊपर सिरा रख के और फिर तोप चलाते थे, यानी कि सेना पीछे तोप आगे, उसी को बोलते हैं उस्मानी प्रणाली, ठीक है। उस्मानी प्रणाली का मतलब है कि फ्रंट में तोप लगाकर फिर युद्ध करना, जिसके कारण वो बाबर हमेशा जीतता था। तो उस्मानी प्रणाली का प्रयोग इन्होंने इस समय पे किया। अब इसके ये दो नाम आप याद रखेंगे, मुस्तफ़ा रूमी और उस्ताद अली कुली, जिनके दम पे ये जीतता था मतलब ये दोनों कौन थे, तोपची होते थे, जो तोपों को संभालते थे ना, वो होते थे मुस्तफ़ा रूमी और उस्ताद अली कुली। दो नाम आपको याद रखने हैं, जो बाबर के तोपची होते थे, बड़े बेहतरीन थे, और इन्हीं के दम पर बाबर बहुत सारे युद्ध जीता। तो पहला युद्ध 1519 का बाबर ने इस प्रकार से जीता, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। पहली बार उस्मानी प्रणाली का प्रयोग कहाँ पे हुआ, बाजौर के अंदर। लेकिन आधुनिक भारत जो है ना, वहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा गया कि भारत, आधुनिक भारत के ऊपर पहली बार उस्मानी पद्धति का प्रयोग कब हुआ, उसका जवाब जानने के लिए अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए, तो यहाँ से जीतने के बाद बाबर ने भारत को दस्तक दे दी थी। इसको रेज करता हूँ मैं एक बार। अब भारत के अंदर दस्तक देने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, दो शासक के नाम आपने सुना होगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा, और सेकंड वन एक आपके दौलत खां लोधी, जो कि अफ़गान जो भारत के अंदर थे ना, उनके शासक थे, उनका नेतृत्व करते थे। दौलत खां लोधी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा, दोनों का नाम आपने सुना होगा। इन दोनों को पता चला कि बाबर ने दस्तक दे दी है, और इन दोनों को समस्या क्या थी, इनको समस्या थी, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान थे ना, इब्राहिम लोधी, मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत के अंदर जो आखिरी सुल्तान थे, इब्राहिम लोधी जब गद्दी पर थे, तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने, राणा सांगा जो थे, उनको समस्या थी कि इब्राहिम लोधी अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा और मेवाड़ को भी जीतना चाहता था वो। इसी प्रकार से दौलत खां लोधी ने भी अपना मैसेज भेजा था इब्राहिम लोधी के पास, किस चीज़ के लिए भेजा था, कि वो इनसे क्या करें, इनसे एक संधि स्वीकार कर ले और इनके क्षेत्र को इन्हीं के क्षेत्र में इनको रहने दे। लेकिन इब्राहिम लोधी चाहते थे कि सारा के सारा जो क्षेत्र है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर में आए, इसलिए दोनों चाहते थे कि कोई ऐसा शासक आए जो इब्राहिम लोधी को हरा दे, दिल्ली गद्दी से उखाड़ के फेंक दे, और फिर हम हमारे राज्य को सुरक्षित रखेंगे और अपना साम्राज्य विस्तार भी कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने, राणा सांगा और दौलत खां लोधी ने एक संदेश भेजा बाबर के पास, और बाबर को कहा कि दिल्ली की जनता, इब्राहिम लोधी जो शासक है ना, इब्राहिम लोधी जो शासक है, दिल्ली की जनता उनसे दुखी है, इसीलिए आप आए और इब्राहिम लोधी को हरा दें और लूटपाट करें वहाँ पर। तो इनके न्योता देने पर बाबर तो तैयार बैठा ही था, बाबर को भी एक बहाना मिल गया। बाबर ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया, और भारत में भी किस पर, दिल्ली सल्तनत किसके अंडर में थी, इब्राहिम लोधी के अंडर में। इन पर आक्रमण किया कब, 1526 20 अप्रैल। तो भारत आने का निमंत्रण किसने दिया बाबर को, राणा सांगा और दौलत खां लोधी ने। ये अफगान सरदार थे, ये मेवाड़ के शासक थे। तो 20 अप्रैल 1526 को आक्रमण किया, और यह आक्रमण बाबर ने कहाँ पे किया, पानीपत में हुआ। पानीपत के अंदर लड़ाई की बाबर ने, किससे, इब्राहिम लोधी जो दिल्ली सल्तनत के आखिरी सरदार थे उनके ऊपर। इस लड़ाई के अंदर बाबर ने क्या किया, देखिए बाबर जीता कैसे, बाबर की सेना बहुत थोड़ी थी और इब्राहिम लोधी फिर भी ठीक ठाक थे, लेकिन बाबर ने जो रणनीति अपनाई ना, वो बड़ी बेहतरीन थी, और उसी के दम पर बाबर ने विजय प्राप्त की। जैसे कि आपने बाजौर के अंदर देखा, वही पद्धति, दो चीज़ों का प्रयोग किया इन्होंने। एक तो जैसे मैंने आपको बताया उस्मानी पद्धति, उस्मानी सिस्टम, और दूसरा तुलगना पद्धति। उस्मानी और तुलगना, उस्मानी का मतलब समझा चुका, फ्रंट में तोबे लगाता था। तुलगना का मतलब है सेना को चारों तरफ से घेरना। ये क्या करता था, देखो जैसे ही आक्रमण किया इन्होंने, जैसे ही आक्रमण किया बाबर ने, आक्रमण करने से पहले रणनीति इस प्रकार से तैयार की इन्होंने, क्या क्या, आधी सेना को पानीपत के
जो गांव थे बस्ती के अंदर ही छुपा दिया। आधी सेना के आगे गड्ढे खुदवा दिए और घास फूस उसके ऊपर डाल दिए, ठीक है, और आगे तोप लगा दी। यानी कि दुश्मन की सेना को तो इन्होंने क्या करते थे, दुश्मन की सेना को तो पूरी तरह से लड़ने का मौका नहीं देते थे, उससे पहले उसको हरा देते थे। यहाँ भी इन्होंने ऐसा ही किया, एक तरफ से सेना के गड्ढे खुदवा दिए, ठीक है, और ताकि दुश्मन की सेना इधर से ना आ सके, सामने से तोप लगा दी, और पीछे जो सेना इन्होंने पानीपत सिटी के अंदर छोड़ दी थी, बस्ती के अंदर छोड़ दी थी, उन्होंने क्या किया, देखिए अब यहाँ पे युद्ध चल रहा है, ये बस्ती है पानीपत की, तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी सेना किसकी, बाबर की, ये है इब्राहिम लोदी की। तो यहाँ बस्ती में से, यहाँ तो सैनिक है ही, और यहाँ बस्ती में से जो सैनिक छिपे थे ना बाबर के, वो भी निकल कर आ गए। तो एक तरफ तो गड्ढा, एक तरफ आगे सेना, किसकी सेना, और ये सेना के आगे क्या लगा रखी है, तोप लगा रखी है बाबर ने, इधर गड्ढा, और इधर से पीछे से सेना ने आके घेर लिया। किसकी सेना थी, बाबर की, जो पीछे छुपी हुई थी। तो इस सेना को चारों तरफ से घेर लिया बाबर की सेना ने। अब चारों तरफ से घेर लिया तो क्या हुआ, इनके बीच में हाथी घोड़े जितने भी महान चीज़ें इनके पास थी वो धरे के धरी रह गई, वो तो लड़ ही नहीं पाई, चारों तरफ से घेर के यहीं से इनको हार मानने पर मजबूर कर दिया। और इस प्रकार से ये दो पद्धति, दो प्रणालियाँ ऐसी थी जिनके दम पर इन्होंने हरा दिया। तो तुलगना का मतलब सेना को चारों तरफ से घेरना दुश्मन को, और उस्मानी का मतलब फ्रंट में तोप लगा दिया। तो एक तरफ से तोप लड़ रही है, पीछे से उन्होंने घेर लिया उनको। इस प्रकार से तितर बितर सेना हो गई इब्राहिम लोदी की, और इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया। इस पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में जो हुई इसके अंदर, और दिल्ली की गद्दी पर अब कौन आ गया, बाबर। लेकिन समस्या कहाँ पे आ गई, अब समस्या हो गई इन दोनों को जिन्होंने बुलाया था। इन्होंने तो सोचा था कि बाबर आएगा, लूटपाट करेगा और तैमूर की तरह वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर ने सोचा भाई यहाँ तुम्हें कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं है, काहे जाएगा वापस। वो वापस जाने से मना कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर जमकर बैठ गया कौन, बाबर। तो याद रखें, भारत के अंदर जो मुगल साम्राज्य की नींव थी वो पानीपत की पहली लड़ाई से रखी गई 20 अप्रैल 1526 को। इतना क्लियर हो आपको। चलिए, तो मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में शुरू हुआ। अब शुरू होने के बाद क्या क्या घटनाएं घटित हुई भारत के अंदर, आओ पढ़ते हैं। राणा सांगा और दौलत खां लोधी, इनके साथ क्या हुआ। चलिए, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। 1526 में ये युद्ध हुआ था। अब बाबर ने जाने से मना कर दिया, तो 1527 के अंदर एक बैटल हुई, एक युद्ध हुआ, खानवा की लड़ाई जिसको कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से किस किस के बीच में हुई, राणा सांगा वर्सेज बाबर। लेकिन इसमें राणा सांगा अकेले नहीं थे, सारे अफगानी सारे राजपूत शासक जो इनके आसपास के थे, सब ने साथ दिया राणा सांगा का। और इस युद्ध जैसे ही चल रहा था, इस युद्ध के अंदर भी बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी ना, तो जो ए बाबरी या बाबरनामा, जिसको अब्दुल रहीम खान खाना ने बाद में फारसी में बदला था, याद रखिएगा इस बात को, खुद ही लिखी थी इन्होंने। उसमें इन्होंने लिखा था कि मैंने ऐसे देखा भारत के अंदर कि भारत के जो शासक थे या सैनिक थे वो बलवान जरूर थे, एक अच्छे सैनिक थे, लेकिन रणनीतिक तौर पर वो बहुत ही कमज़ोर थे। उनको रणनीति का कुछ भी नहीं ज्ञान था कि युद्ध के अंदर रणनीति भी कोई चीज़ होती है। वो चाहते थे सिर्फ हम शक्ति के दम पर ही जीत लें सामने वाले से। बोला अगर राणा सांगा चाहता तो जिस प्रकार से मैंने इब्राहिम लोदी को हराया था और जो प्रणालियाँ मैंने अपनाई थी, तो राणा सांगा अगर उसका अध्ययन करता तो उनका तोड़ भी निकाल सकता था, उनको विफल भी कर सकता था। लेकिन राणा सांगा ने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अपने सैन्य बल के ऊपर मुझसे युद्ध किया। और इस युद्ध के अंदर वैसे फिर भी आपको बताऊं कि राणा सांगा ने इतना प्रबल युद्ध किया और इसकी सेना भी इतनी अच्छी तरह से लड़ी कि बाबर जो है ना, बाबर की सेना को इन्होंने एक प्रकार से भागने पर मजबूर कर दिया था। और बाबर की सेना हथियार डालने ही वाली थी कि बाबर ने क्या किया, इस लड़ाई को जिहाद का नाम दे दिया। इस लड़ाई को जिहाद का नाम दे दिया। जिहाद का मतलब है धर्म युद्ध। यानी बाबर ने कहा कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ, और ये कहकर उन्होंने बहुत सारे मटके शराब के फोड़ दिए। बोला कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ और शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और पूरी साम्राज्य के अंदर उन्होंने शराब को बैन कर दिया। हालांकि अफीम को शुरुआत कर दी कि अफीम खा सकते हो, तो अफीम खाता था ये, लेकिन शराब को बैन करके अपनी सेना के सामने अपने आप को इस प्रकार से दिखाया कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ, और उसको धर्मयुद्ध कहकर भड़काया सेना को। जिसके बाद सेना ने दोबारा आक्रमण में उतरी। और उसके अलावा राणा सांगा जो लड़ रहे थे बाबर के साथ,
कुल मिलाकर राणा सांगा ने बाबर को ऐसी हालत कर दी थी, इतना सब होने के बाद भी ऐसी हालत कर दी थी कि बाबर की जो दायां हाथ है वो लगभग कटने ही वाला था। बाबर का दायां हाथ लगभग कटने वाला था, राणा सांगा उसको काटने ही वाले थे, मार मार कर इस प्रकार से आधा कटा कर दिया था उन्होंने, ठीक है। लेकिन अंततः क्या हुआ कि वही जब जिहाद के नाम पर सेना भड़क गई तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, हथियार भी इनके पास अच्छे थे बाबर के पास, अंततः सेना तितर बितर हो गई, किसकी, राणा सांगा की, ठीक है। और इस प्रकार से राणा सांगा की क्या हो गई, इस युद्ध के अंदर हार हो गई। तो ये आपकी थी लड़ाई खानवा की, जिसको मैंने बताया किस किस के बीच लड़ी गई, और ये एक निर्णायक युद्ध था जिसमें बाबर हार गया, राणा सांगा हार गया। उसके बाद 1528 में एक और युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं चंदेरी की लड़ाई, बैटल ऑफ चंदेरी। और ये किसके बीच में हुई, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हो मालवा के अंदर एक शासक थे मेदिनी राय, ठीक है, मालवा के शासक थे मेदिनी राय, वो भी बहुत उछल कूद कर रहे थे। बाबर ने सोचा पहले इसी को चुप कर देते हैं, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में, चंदेरी की लड़ाई। एंड इसके बाद 1529 ईस्वी में एक और लड़ाई हुई जिसको घाघरा की लड़ाई कहा जाता है, बैटल ऑफ घाघरा। और ये एक ऐसी पहली लड़ाई थी जो जल और स्थल दोनों पे लड़ी गई, और किस किस के बीच हुई थी, अफ़गान शासक महमूद लोधी जो अफ़गानों ने अपना जिसको मुखिया बना रखा था उसके बीच, और बाबर के बीच। बाबर ने महमूद लोधी को हरा दिया इस 1529 के अंदर जो लड़ाई हुई थी इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ लड़ाइयाँ लड़ी बाबर ने, और जिनके अंदर विजय भी हासिल की। अब इसके बाद ये बात मैं आपको बता चुका कि जिहाद के नाम पे इन्होंने ये युद्ध जीता था। 1530 ईस्वी में बाबर की डेथ हुई, मृत्यु हुई। पहले तो इनके जो शव था, इनका डेड बॉडी थी, उसको आगरा के अंदर ही रखा गया था, आराम बाग के अंदर, लेकिन बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया काबुल के अंदर, और इनका मकबरा जो है वो काबुल के अंदर ही बनवा दिया गया, ठीक है। तो बाबर जो है, इनका मकबरा जो है वो कहाँ पे बनवाया गया है, आपका काबुल के अंदर ही बनवाया गया, ठीक है। तो ये बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी सारी की सारी। अब लास्ट की एक दो बात आपको बता देता हूँ बाबर के बारे में। वो दो बातें क्या हैं कि बाबर को कई बार पूछा जाता है कि बाबर कौन था, यानी किसका वंशज था। तो बेटा याद रखिए, चंगतई बोलते हैं इसको, बाबर को चंगतई कहा जाता है। क्यों, देखिए चंग से चंगेज खां, चंगेज खान, और चंगेज खान कौन था, मंगोल थे, ठीक है। तो चंगेज खान जो है ना मंगोल, इनकी 14वीं जनरेशन, 14वीं पीढ़ी कौन थी, जो बाबर की माँ थी, यानी बाबर की माँ चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी थी। और तई यानी तैमूर, मैंने जैसे मैंने तैमूर के वंशज थे। बाबर के जो पिता थे ना, उमर शेख मिर्जा, वो कौन थे, वो तैमूर के जो शासन में ही थे, उन्हीं के परिवार से थे। तो इसलिए चंगतई कहा जाता है इनको, याद रखेगा दोनों चीज़ों को, ठीक है। और तैमूर की 5वीं जनरेशन था, 5वां वंशज था कौन, बाबर के पिता जो थे, ठीक है। तो बाबर 5वीं जनरेशन थे किसके, चंगेज इसके तैमूर के, और उनकी माँ जो थी वो आपकी मंगोलों से थी, चंगेज खान से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्लियर रखिएगा। तो बाबर जो थे वो पिता की तरफ से 5वीं जनरेशन और माता की तरफ से 14वीं जनरेशन में थे। अब बाबर जो था, उनके 5 बच्चे थे। बाबर जो था 5 बच्चे थे। एक हुमायूं जो कि आगे चल के दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और इसके अलावा एक कामरान जिसको काबुल और हेरात के आसपास का क्षेत्र दे दिया गया, ठीक है। और एक आपके थे अस्करी जिसको संभाल यूपी का क्षेत्र दिया गया, ठीक है। और हिंदल एक और थे जिसको मेवात का क्षेत्र दिया गया, और एक गुलबदल बेगम इनकी बहन थी जिसने हुमायूं नामा बुक को लिखा था। तो ये 5 संतान थी। और बाबर ने कहा हुमायूं को कि बेटा दिल्ली और आगरा की गद्दी को तुम संभालना, लेकिन शासन के लिए भाइयों से युद्ध मत करना, उनके साथ विनम्र रहना सभी के साथ। इसीलिए जो हुमायूं थे उन्होंने अपने भाइयों के साथ बड़ा ही विनम्र व्यवहार किया और उनको अपना अपना क्षेत्र दे दिया।
वो अलग बात है, उसके भाइयों ने उसके साथ जैसा व्यवहार किया वो मैं आपको आगे बताऊंगा सारा का सारा, ठीक है। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ। तो बाबर के बारे में जितनी बातें हमें पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली। और अगर आप चाहें जन्म कब हुआ था बाबर का, तो वो याद रखिएगा 1483 ईस्वी में हुआ था बाबर का जन्म। 1494 ईस्वी के अंदर वो गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। और 14 फरवरी 1483 को हुआ था। और फरगना उज्बेकिस्तान का शासक बना था सबसे पहले बाबर। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। चलिए इरेज कर देता हूँ मैं इसको। चलिए, उसके बाद अगले शासक हुमायूं। हुमायूं जो है कब से कब तक गद्दी पर बैठे, तो हुमायूं रहे थे आपके 1530 से 1540 तक, 10 वर्ष तो ये। और उसके बाद थोड़ा सा गैप दे करके 1555 से 1556, 6 महीने और रहे थे ये, ठीक है। ये जो बीच का समय था 15 वर्षों का, यहाँ पे आपका आया था सूरी डिनेस्टी, ठीक है। सूरी डिनेस्टी, सूरी वंश इस समय पर आया था। और जो सूरी वंश था, ये स्थापना किसने की थी इसकी? शेर शाह सूरी जिसको कहा जाता है, या शेर खान या फरीद उनका नाम था, ठीक है। तो शेर शाह या शेर खान या फरीद उनका नाम था। ये शेर खान की उपाधि जो इनको दी थी ना, ये किसने दी थी? ये दी थी बहार खां लोहानी ने। बहार खां लोहानी ने इनको उपाधि दी थी, ठीक है। तो बहार खां लोहानी जो है, इन्हीं की सेना में इन्होंने काम किया था काफ़ी समय तक। बाबर की सेना में भी काम किया था उन्होंने, शेर खान ने या फरीद ने। इनके पिता जो थे हसन खान, वो नारनौल के सूबेदार थे, ठीक है। इन्हीं के अंडर में नारनौल के सूबेदार थे। लेकिन बाद में उनको क्या किया गया? सासाराम बिहार का जागीरदार बना दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए उनके जो बच्चे थे, हसन खान का बच्चा जो था शेर खान या शेर शाह जिसको कहा जाता है, इन्होंने बहार खां लोहानी, बिहार के अंदर ही, सासाराम भी बिहार के अंदर ही पड़ता है, तो इन्हीं की सेना के अंदर उन्होंने काम किया। इन्होंने इनको शेर खान की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक बात और याद रखना शेर शाह के बारे में। वैसे इन्होंने शादी किससे की थी? लॉर्ड मल्लिका से इनकी शादी हुई थी, ठीक है। चलिए, अब आते हैं दोबारा से। वैसे आपको 3 शासक और थे, वो भी बता देता हूँ सूरी वंश के अंदर। यहीं पे एक इस्लाम शाह, एंड थर्ड वन आदिल शाह, एंड फोर्थ वन सिकंदर शाह, ठीक है। शेर शाह ने शासन किया इन 15 साल में से कितने टाइम तक? 1540 से 1545 तक। इस्लाम शाह ने शासन किया 1545 से लेकर के और 1555, सॉरी लगभग आप मान के चलो 55 तो नहीं किया था, 1554 तक। और आदिल शाह जो थे वो 1554 में ही थे, और सिकंदर शाह जो थे वो 1554 से 1555 तक, ठीक है। तो ज़्यादातर समय जो शासन किया था वो आपका किया था इस्लाम शाह ने, लेकिन महत्वपूर्ण जो शासन था वो था आपके शेर शाह का, क्योंकि इन्होंने सूरी वंश की नींव डाली थी। तो ये 15 वर्ष जो बीच में थे, हुमायूं जिस समय पर दिल्ली से भगा दिया था शेर शाह ने उसको, तो इन सालों में इन 4 शासकों ने शासन किया। चलिए, इसको इरेज करता हूँ और फिर आते हैं हुमायूं के ऊपर, उसी का अध्ययन करते हैं लगातार। इसके बाद अब हुमायूं को हम कंटिन्यूली पढ़ते हैं। 15 साल का जो गैप था वो हमने पढ़ लिया। 15 साल के गैप के अंदर जो शासक आए थे, 4 शासक आए थे, और ये अफगान ही थे सारे के साथ। जो मैंने बताया ना, अफगान पहले महमूद लोदी के साथ युद्ध हुआ था बाबर का, तो अफगानों का जो शासक था वो शेर शाह बन गया था बाद में। अफगान थे, भारत के अंदर अफगानों का विशेष रोल रहा है। चलिए, अब हुमायूं जो था वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर विश्वास रखता था, ज्योतिष के अंदर विश्वास रखता था। इसलिए जो पूरा वीक होता था, 7 दिन होते थे, 7 रंगों के कपड़े उसने बनवा रखे थे, तो हर रोज अलग अलग कपड़े पहनता था ज्योतिष के अनुसार। अब हुमायूं के सामने समस्याएं क्या थी? 2 समस्याएं थी हुमायूं के सामने। एक तो बहादुर शाह,
बहादुर शाह। और ये बहादुर शाह कौन था? ये था गुजरात का राजा। इन्होंने तहलका मचा रखा था। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, अफ़गान शासक जो थे, अफ़गान शासक पहले तो महमूद लोधी, जिसको बाबर ने हराया था लेकिन बाबर ने मारा नहीं था। और महमूद लोधी के बाद में जो मुख्य रूप से दिक्कत थी वो थी शेर शाह या शेर खान, जिसको मैंने बताया था कि 15 साल जिन्होंने एक वंश चलाया था। तो ये दोनों प्रॉब्लम, एक तो अफ़गान वंश और एक गुजरात के राजा, ये दो प्रॉब्लम हुमायूं को झेलनी पड़ी। और अब देखते हैं किस प्रकार से इन दोनों के साथ लड़े और हमारे एग्जाम के अंदर किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, महमूद लोधी के साथ क्या हुआ। एक युद्ध लड़ा गया 1532 ईस्वी के अंदर, जिसको दोहरिया बिहार के अंदर पड़ता है, वहाँ की लड़ाई कहा जाता है, दोहरिया बिहार की लड़ाई कहा जाता है। 1532 में इस युद्ध के अंदर महमूद लोधी को किसने हरा दिया? आपके हुमायूं ने, और मार दिया इसको। तो महमूद लोधी गया। अब अफगानों का नेता कौन बन गया? शेर शाह। अब शेर शाह के ऊपर बाद में आएंगे, उससे पहले क्या किया गया? हुमायूं ने बहादुर शाह को संभाला। अब बहादुर शाह को किस प्रकार से संभाला वो देखिए। 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। और जो महाराजा राणा सांगा जो थे ना, राणा सांगा की विधवा थी कर्णावती पर आक्रमण कर दिया बहादुर शाह ने। अब कर्णावती ने क्या किया? कर्णावती ने राखी भेजी किसके पास? हुमायूं के पास। राखी भेजकर कहा कि राखी का बंधन है, इसको निभाओ और मुझे बचाओ बहादुर शाह से। बहादुर शाह जो था, इससे अब किस प्रकार से बचाया? हुमायूं ने क्या किया? सबसे पहले बहादुर शाह पर ही आक्रमण कर दिया। हुमायूं ने आक्रमण किया और बहादुर शाह को पता लगा कि हुमायूं आ रहा है, तो बहादुर शाह भागता रहा, अनेक किलों में छिपता रहा। हुमायूं पीछा करता रहा, जिस भी किले में छुपता उसी किले को घेराबंदी कर लेता और ये फिर भाग निकलता। अंततः इसको गुजरात के काठियावाड़ में भगा दिया गया और ये वहीं छुप गया। और इस प्रकार से गुजरात भी अब किसके अंडर में आ गया? मुगलों के अंडर में आ गया। हुमायूं ने किया। तो ये सब करने में उसको कितना टाइम लगा? 1535 में ये शुरू हुआ था और 1537 तक इस अभियान पे जुटा रहा। तो गुजरात एक प्रकार से सेफ हो गया। अब बारी आई अफ़गानों की, जो मुख्य समस्या थी। अफ़गानों के लिए मुहिम चलाई और 1538 ईस्वी के अंदर हुमायूं ने क्या किया? आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? शेर शाह के ऊपर। और शेर शाह ने कहा मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करता हूँ। शेर शाह ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली 1538 के अंदर। लेकिन शेर शाह ने सोचा अधीनता तो बेटा मैं स्वीकार कराऊंगा, थोड़े दिन रुक जा। यानी कि उसने क्या किया? अधीनता स्वीकार करके बोल दिया और नीचे नीचे प्लान बनाते रहे हुमायूं को उखाड़ फेंकने का अफ़गान। और इसी प्रकार इसी प्लान के कारण एक युद्ध हुआ 1539 ईस्वी के अंदर, जिसको चौसा का युद्ध कहते हैं। ठीक है, चौसा की लड़ाई जिसको कहा जाता है। और ये 1539 के अंदर जो युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध, इस युद्ध के अंदर देखिए क्या स्ट्रेटजी रही। शेर खान ने क्या किया? हुमायूं को हरा दिया। अब हराया कैसे? देखिए, हुमायूं अपनी सेना के साथ निकल पड़ा। अब इनका जो क्षेत्र था ना शेर शाह, ये बिहार के अंदर, बिहार के आसपास वाला क्षेत्र इनके अंडर में आता था। बंगाल का कोई और किंग था। तो इन्होंने शेर शाह ने क्या किया कि हुमायूं को जब हुमायूं आक्रमण करने के लिए आया तो शेर शाह बंगाल चला गया। और हुमायूं सोचा बंगाल है तो बंगाल ही चलता हूँ। हुमायूं ने क्या किया? बंगाल जाके आक्रमण कर दिया, बंगाल को कैप्चर कर लिया। अब शेर शाह वापस बिहार भाग के आ गया। और क्या किया कि देखिए, आपको पता है कि कहाँ तो बंगाल पड़ता है बिल्कुल ईस्ट में और कहाँ पे दिल्ली है। इसने क्या किया? हुमायूं को तो बंगाल के अंदर बुला लिया और खुद बिहार आ गया शेर शाह, और बीच से कनेक्शन काट दिया। यानी कि एक प्रकार से लगा लो भाई, यहाँ दिल्ली है, यहाँ बंगाल है, ठीक है, और मान लो यहाँ बिहार है। तो इन्हें बाबर को क्या किया? शेर शाह ने यहाँ बुला लिया। अब शेर शाह खुद यहाँ चला गया, बाबर यहीं पे है, और यहाँ से काट दिया कनेक्शन बीच से, कि दिल्ली से कोई संपर्क ना हो पाए। किसका? इसका हुमायूं का। सॉरी, मैं गलती से कई बार बाबर बोल जाता हूँ। हुमायूं का कोई संपर्क ना हो। तो हुमायूं को यहाँ बुला लिया और शेर शाह खुद यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब संपर्क कट जाने के बाद ये बात जो काबुल के अंदर इसका भाई बैठा था, या उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ स्थानों पर इसके भाई थे, उनको पता लगी। वो तो सारे के सारे इकट्ठे हुए दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर उन्होंने फैसला लिया
कि संपर्क नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, हम भी संपर्क नहीं करेंगे उससे, उसको मरने दो, वो अच्छा सेनापति है ही नहीं। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने संपर्क करने की कोशिश ही नहीं की कि हुमायूं कहाँ जी रहा है या कहाँ मर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक कमज़ोर कड़ी हो गया हुमायूं यहाँ पे। और हुमायूं ने क्या किया, लेकिन हार नहीं मानी और इसके पीछा पीछा करते करते बिहार पहुँच गया शेरशाह का, और शेरशाह को हराने के लिए एक नदी पार करके लड़ने के लिए गया। लेकिन आपको पता बेवकूफ़ी थी है, कुछ ही सेना के साथ गया था वो। शेरशाह ने क्या किया, उसको हरा दिया यहाँ पे। लेकिन किसी प्रकार से एक नदी में डूबने ही वाला था ये हुमायूं, एक भिश्ती था, उसने इसको बचा लिया। ठीक है, और ये जिंदा बच गया। लेकिन अगले 2.5 वर्षों तक ये कोशिश करता रहा कि दिल्ली के ऊपर दोबारा से मैं अपना अधिकार कर लूँ। और आप याद रखिएगा 1539 में हुमायूं तो भाग गया, लेकिन 1540 ईस्वी में शेरशाह ने एक और युद्ध लड़ा जिसको बेलग्राम या कन्नौज की लड़ाई कहा जाता है। बेलग्राम या कन्नौज की लड़ाई जिसको कहा जाता है, ये 1540 ईस्वी के अंदर लड़ी गई थी। इसमें भी शेरशाह ने क्या किया था, जो हुमायूं के भाई थे ना, जो दिल्ली आगरा के ऊपर कब्जा करके बैठे थे, कामरान और हिंदल और अस्करी, उनको हरा दिया। तो उसमें भी शेरशाह जीत गया और दिल्ली की गद्दी पर किसका कब्जा हो गया, अफगानों का, यानी शेरशाह का कब्जा हो गया, जो कि 15 साल तक चला। 2.5 साल तक कोशिश किया हुमायूं ने दोबारा से अपनी गद्दी लेने के लिए, लेकिन उसके खुद के भाई उसको जान के पीछे पड़ गए, खुद के भाई उसको मारना चाहते थे। ठीक है, इसलिए छुपता छुपता भागता रहा। और इसी बीच 1541 ईस्वी में हुमायूं ने शादी किया हमीदा बानो बेगम के साथ। हमीदा बानो बेगम के साथ शादी की, जो कि अकबर अली जानी की पुत्री थी। राजा अकबर अली जानी की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ 1541 में शादी की। हालांकि उस समय भागता फिर रहा था, लेकिन शादी इसने ज़रूर की। तो 2.5 साल भटकता रहा, और 2.5 साल भटकने के बाद इसने भारत को छोड़ दिया और ईरान के राजा के पास जाके शरण ले ली इन्होंने। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा क्या बेटा, एग्जाम में पूछेगा कि हुमायूं भारत से कितने साल गायब रहा। तो आपको दिख रहा है मुगल वंश तो आपका 15 साल बीच में नहीं रहा था, है ना, 30 से 45 के बीच, 30 से 40 से लेकर के 55 के बीच नहीं था। एग्जाम में आपसे पूछेगा मुगल जो हुमायूं है भारत से बाहर कितने समय तक रहा। याद रखें, दिल्ली से बाहर जो भाग कर रहा था 12.5 साल, और भारत से बाहर 15 साल, और भारत से बाहर तो 15 साल, आई थिंक उल्टा बोल गया। हुमायूं जो था दिल्ली से बाहर रहा था 15 साल, और भारत से बाहर रहा था 12.5 साल। क्योंकि 2.5 साल मैंने बताया ना आपको, 2.5 साल भारत के अंदर ही भटकता रहा वो, दिल्ली की गद्दी को वापस पाने के लिए। तो 15 साल तो रहा दिल्ली से बाहर, और 12.5 साल रहा भारत से बाहर। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब 15 साल बाद क्या वो वापस आया? बिल्कुल। हुमायूं ने फिर से तैयारियां की, और जैसे ही शेरशाह सूरी ने जो वंश स्थापित किया था, जो साम्राज्य बनाया था, जैसे ही कमज़ोर पड़ा, तो हुमायूं ने आकर के 2 लड़ाइयाँ लड़ी। एक तो मच्छीवाड़ा और एक सरहिंद। मच्छीवाड़ा और सरहिंद, ये 2 लड़ाइयाँ लड़ी, जो कि कब घटित हुई थी? 1555 ईस्वी के अंदर। और इन दोनों लड़ाइयों में सिकंदर शाह जो आखिरी शासक था उसको हरा दिया। सिकंदर शाह जो आखिरी शासक था उसको हरा दिया सूर्यवंश का, और दोबारा से मुगल एम्पायर की स्थापना कर दी दिल्ली की गद्दी पर। क्लियर हुआ आपको ये बात? चलिए, इसके बाद 2-3 काम इसने किए दिल्ली में आकर के, उनको और पढ़ लेते हैं। उसके बाद आज की कक्षा हमारी समाप्त हो जाएगी। इसको रेज कर देता हूँ मैं। इसके बाद आकर के मैंने बताया कि 1555 में लड़ाइयाँ लड़ी, और 1555 से 1556 तक हुमायूं ने दोबारा से दिल्ली पर अपना शासन किया, और लगभग ज़्यादा नहीं, 6 महीने ही शासन कर पाया। इन 6 महीनों के दौरान एक दिन का शासन किसके हाथों में दिया इन्होंने? एक भिश्ती जो मैंने बताया था ना, इनको बचाया था जिसने, एक भिश्ती जिन्होंने इनको बचाया था, उसके हाथ में एक दिन का शासन इन्होंने दिया। ठीक है, चलिए। इसके अलावा दोबारा से जब ये आए हुमायूं, इन्होंने एक शहर बनवाया, शहर बसाया दीन पनाह, और इसी शहर के अंदर एक लाइब्रेरी बनवाई। दीन पनाह एक शहर बसवाया और उसी के अंदर एक लाइब्रेरी बनवाई। ठीक है, और इसी लाइब्रेरी के पहली मंजिल से गिर करके 1556 ईस्वी में डेथ हो गई। किसकी? हुमायूं की। इनकी सीढ़ियाँ या पहली मंजिल बोला जाता है, वहाँ से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आप याद रखें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये
समय खत्म हुआ 1556 में हुमायूं का। अब देखिए, जैसे ही हुमायूं का शासन खत्म हुआ तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी के दावेदार बहुत थे, इसीलिए हुमायूं मर गया इस खबर को छुपाने के लिए। देखो, हुमायूं जब मरा तो अकबर बहुत बच्चा था और वो यहाँ भी नहीं था, वो पंजाब के अंदर था, ठीक है, तो वहाँ से एकदम तो आ नहीं सकते। तो इसलिए ऐसा शक था कि जैसे ही हुमायूं की मौत की खबर का पता लगेगा तो शासन के लिए लोगों के अंदर युद्ध होने लगेंगे, अशांति फैल जाएगी और हो सकता कोई और अधिकार कर ले। इसलिए इस खबर को छुपाने के लिए एक व्यक्ति थे, मुल्ला बेकसी। मुल्ला बेकसी, इनकी शक्ल हुमायूं से मिलती थी। इनको बैठाया जनता के सामने झरोखा दर्शन पर। झरोखा दर्शन पर इनको बैठा दिया लोगों के सामने, ताकि लोग ये सोचते रहें कि इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन फिर भी पता तो लगना ही था, पता लग गया। एक हेमचंद्र, याद रखिएगा, हेमचंद्र या हेमू जिनको कहा जाता था, रेवाड़ी के थे ये। इन्होंने अपने जीवन के अंदर लगभग 20 के आसपास युद्ध लड़े थे, 20 से 22 युद्ध लड़े थे इन्होंने, और एक भी युद्ध नहीं हारे थे ये भी सूबेदार थे उस समय पर। ये हिंदू थे, हेमू या हेमचंद्र हिंदू थे। इन्होंने क्या किया, इनको पता लगा कि यहाँ पे हुमायूं की मृत्यु हो गई है तो तख्त खाली है, कुर्सी खाली है, इन्होंने आक्रमण कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और आक्रमण कर करके कब्जा कर लिया दिल्ली की गद्दी पर। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू थे हेमू या हेमचंद्र, याद रखें, रेवाड़ी के थे, हरियाणा के अंदर ही, और 1556 में ही ये गद्दी पर बैठे थे, ये भी याद रखना। पहले हिंदू कौन थे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे? अनंगपाल तोमर, 736 ईस्वी के अंदर वो गद्दी पर बैठे थे, ये भी आप बात क्लियर रखना, अनंगपाल तोमर। हेमू या हेमचंद्र के बारे में एक और बात याद रखना कि देखो, विक्रमादित्य की उपाधि लेते थे शासक, जो कोई बड़ा काम करता था वो विक्रमादित्य की उपाधि लेता था। तो हेमू या हेमचंद्र जो है ना, इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली। और एग्जाम में पूछेगा हेमू या हेमचंद्र कौन से नंबर का विक्रमादित्य था? 14वां। तो आखिरी और 14वां जो विक्रमादित्य था वो हेमचंद्र था। पहला कौन था? विक्रम, जैसा कि हमने बताया था, उन्होंने शकों को हराया था, वो हम पीछे पढ़ चुके सारी चीजें। इसके बाद अब बात करते हैं हुमायूं जो है इसका मकबरा कहाँ पे है, इसके ऊपर दोबारा से आएंगे। 1556 के अंदर इन्होंने जो आक्रमण करके दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया है ना, अब इसके बाद जब अकबर का शासनकाल आएगा तो तब मैं आपको बताऊंगा इनके साथ कौन सी युद्ध हुआ अकबर के साथ, और उस युद्ध के अंदर कैसे निर्णय हुआ, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी तो आप याद रख लो कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठ गया हेमचंद्र, हिंदू बैठ गया है। चलिए, तो मकबरा जो टॉम्ब है हुमायूं का, वो कहाँ पे बनाया गया है? वो बनाया गया है आपके दिल्ली के अंदर, ठीक है। और दिल्ली में कहाँ पे? निजामुद्दीन, निजामुद्दीन दिल्ली के अंदर इनका टॉम्ब यानी मकबरा बनाया गया है। और इनका जो मकबरा बनाया गया है उसके वास्तुकार कौन है? ग्यास बेग मिर्जा, ग्यास बेग मिर्जा। और इनके मकबरा जो है हुमायूं का, उसको लाल ताज महल भी कहा जाता है, रेड ताज महल भी कहा जाता है, या इसी मकबरे को पेरेंट्स ऑफ ताजमहल भी कहा। ताजमहल के पेरेंट्स या ताजमहल के माता पिता भी इसको कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है बताओ जरा? तो देखिए बेटा, याद रखना कि जो ताजमहल बनाया गया था ना बाद में, उसको नक्शा कहाँ से लिया गया है? इसी लाल ताजमहल से। हुमायूं के मकबरा जो उसी की कॉपी है ताजमहल, लगभग वहीं से आइडिया लिया गया, वहीं से नक्शा लिया गया ताजमहल बनाने के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता ताजमहल का पिता यानी पेरेंट्स ऑफ ताजमहल। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेशन था और आई थिंक बहुत ही अच्छा सेशन रहा होगा। अच्छी पृष्ठभूमि आपने तैयार की होगी मुगल वंश को पढ़ने के लिए। और आज हमने 2 शासकों के बारे में किया, एक बाबर और दूसरा हुमायूं। तीसरा हम करेंगे अगली कक्षा के अंदर अकबर के बारे में। उसके बाद चौथे जो शासक होंगे जो तीसरी कक्षा के अंदर होंगे, जहांगीर और शाहजहां। और उसके बाद लास्ट कक्षा के अंदर औरंगजेब, और आपका मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोबारा से।